हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है डी तथा ए ब्लॉक के तत्व, जिसका यह वन शॉट वीडियो है जिसमें हम केवल वीवीआई क्वेश्चन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने के चांसेस रहेंगे। तो उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले के जो 3 चैप्टर हैं, ये तो चौथा चैप्टर है, इससे पहले के 3 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा, इस वीडियो को देखने के पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो वहां पे आप क्लिक करके आप केमिस्ट्री का अपना वीडियो सब देख सकते हैं। समझ गए। आते हैं अगले पर। देखिए, हमने सबसे पहला इस चैप्टर का सबसे पहला हमने क्वेश्चन ले लिया है जो है कि संक्रमण तत्वों के परमाणु त्रिज्या किस श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है। 2014 में और ये 2023 में मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर में ज़्यादातर आपसे 2 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन्हीं हम सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं। ध्यान से समझेंगे, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके परमाणु त्रिज्या किस श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो सामान्यतः हम जानते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं, तो संक्रमण तत्व किसमें होते हैं, आवर्त सारणी में ही ना संक्रमण तत्व होते हैं। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, मतलब बाएं इधर है तो बाएं से दाएं की ओर जाएंगे या ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। समझ में आ गया। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं, उसके बाद मैं आपको लिखूंगा, समझ में आएगा। देखिए, थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए, अभी मैं आवर्त सारणी एक थोड़ा सा बना दे रहा हूं। अब इसी से थोड़ा प्रैक्टिकली आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही मानकर आपको, ठीक है। ये आपको आगे और भी क्वेश्चन जो होंगे उनमें ये सबसे ज़्यादा आपका सहयोग करेगा समझने में, ठीक। और ये आपका हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 10, ठीक है। समझिएगा, ये लाइन थोड़ा सा एक अधिक कम हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं समझाने का क्या प्रयत्न कर रहा हूँ वो आप समझ जाइए। देखिए, सबसे पहली बात, ऐसा ही आपका आवर्त सारणी होता है। मैं साइड में फोटो भी लगा दूंगा आवर्त सारणी का, आप देख सकते हैं, ऐसा होता है। देखिए, सबसे पहली बात अब हम इसमें समझते हैं। देखिए, ये 2 आपको श्रेणियां दिखाई दे रही हैं। इन दोनों वर्ग को, ये 2 आपको वर्ग दिखाई दे रहे हैं, पहला वर्ग दूसरा वर्ग, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा वर्ग को हम एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, फिर से देखिए, ये थोड़ा सा नीचे है और इसके बाद यहाँ से जो होंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कहते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहली बात, इधर एस ब्लॉक हो गया, इधर पी ब्लॉक हो गया। बीच में जो होता है इसे हम कहते हैं डी ब्लॉक, ठीक है जी। डी ब्लॉक मतलब वर्ग 3 से लेकर और वर्ग 12 तक के जो तत्व होते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं या संक्रमण तत्व कहते हैं। वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए, नीचे जो ये 2 श्रेणियां होती हैं इसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पहला श्रेणी है इसे हम लेंथेनॉइड कहते हैं। आगे इसको मैं कहूंगा कि लेंथेनॉइड श्रेणी, तो आप समझ जाइएगा कि एफ ब्लॉक तत्व का जो ऊपर वाला श्रेणी होता है ना वही लेंथेनॉइड होता है और नीचे वाला ये एक्टिनॉइड होता है। समझ पा रहे हैं। तो ये है लेंथेनॉइड श्रेणी, ये है एक्टिनॉइड श्रेणी। अब हम कह रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है ना, संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या किस श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो ये डी ब्लॉक जो है मतलब वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के ये सभी जो तत्व हैं, इसमें ये इधर बायां है इधर दायां है। तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि आवर्त सारणी में अगर आप बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, ठीक है,
हमने क्या बताया, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, या ऊपर से, या हमने कहा ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, ऊपर से या तो नीचे की ओर आएंगे या बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ये बात आप याद रखेंगे, समझिएगा, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। इतनी बात समझ में आ गया। हमने क्या बताया, हमने कहा कि संक्रमण तत्व, या हम कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व, हम ऐसे ही कहेंगे, या डी ब्लॉक भी आप कह सकते हैं। आप कहेंगे संक्रमण तत्वों में दाएं से बाएं की ओर जाने पर या ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिसके कारण जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो हम जानते हैं परमाणु क्रमांक जो होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होता है और प्रोटॉनों की संख्या के भी बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बढ़ती है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ध्यान से समझेंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ा, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉनों की भी संख्या बढ़ रही है। जब इनकी संख्या बढ़ती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है इसका भी मान क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ गया। सबसे पहले परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होगा, ठीक है, वो भी बढ़ेगा। और जब बढ़ता है, जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो याद रखेंगे परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु जो आकार होता है, परमाणु का आकार, ठीक है, परमाणु आकार, वो क्या होता है, परमाणु आकार घटता है। अब बताइए, जब परमाणु का आकार ही घटेगा तो परमाणु के अंदर ना होता है त्रिज्या, तो उसका भी जो आकार होता है वो भी घटेगा। तो परमाणु आकार घटेगा तो इसका मतलब क्या है, परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, घटेगी। तो इसका मतलब परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा, घटेगा। देखिए, मैं फिगर बना के आपको नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ डीप में आपको डिस्कस किया जाता है। अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि पूरा डीप में आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक है ना, वो सब हम डीप में जब चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी तो संभव नहीं है कि पढ़ा पाएं, पर जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पढ़ा दिया जाए, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएं। फिर भी मैं इस वीडियो में ऐसे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको रटना ना पड़े, समझ जाए, स्टेप बाय स्टेप आप याद कर ले। हमने क्या बताया, हमने यही बताया कि हमने, आप कहेंगे संक्रमण तत्वों में या संक्रमण तत्वों की श्रेणी में, ऐसे भी कह सकते हैं कि संक्रमण तत्वों की श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर या ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तथा इसी के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, परमाणु आकार के साथ साथ परमाणु त्रिज्या का मान भी घटता है। यही बात आप लिख देंगे, समझ में आ रहा है। देखिए, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इसी के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी उसी के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ेगा, और इसी के कारण जब इसका मान बढ़ रहा है तो इसी के कारण परमाणु क्रमांक भी घटेगा, और परमाणु आकार घटने के कारण ही परमाणु त्रिज्या का मान भी घटेगा। समझ में आ गया। तो ये हुआ याद करने का तरीका, बट मैं परिभाषा आपको लिखवा भी दे रहा हूँ, निश्चिंत रहना है, आप समझते जाइएगा। आप यही लिखेंगे, जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना है आपको। आप लिखेंगे संक्रमण, जो भी समझ गए हैं वो यहीं से अभी आप लिखना प्रयास कर लीजिए, वही बात हम सिंपल में लिखने वाले हैं। और नहीं लिखे हैं तो मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखिए। हमने क्या लिखा, संक्रमण तत्वों की श्रेणी में संक्रमण तत्वों की श्रेणियों में बाएं से दाएं जाने पर या ऊपर से
नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। तत्पश्चात प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। तो इसी के कारण हम लिख सकते हैं, इसी के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है। ठीक है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है। ठीक है, जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो इसी के कारण परमाणु जो आकार है वो घटता है। इसके कारण आप लिखेंगे, इसके कारण परमाणु आकार भी घटता है। इसके पश्चात परमाणु त्रिज्या का आकार भी घटता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमने यहाँ से आपको लिखकर समझा दिया है। देखिए, कह रहा था संक्रामक तत्वों की परमाणु त्रिज्या किस श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो हमने सामान्यतः जान लिया कि यदि हम ये सभी क्या है, वर्ग या श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो समझिएगा, देखिए हमने ये बता दिया कि यदि हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, ठीक है, ये 3 से 12 तक के ये सभी क्या है, वर्ग है ना। तो यदि बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो हमने सामान्यतः बता दिया कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। और जब इन सभी का मान बढ़ेगा तो परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या का मान घट जाएगा। तो घटना ही तो परिवर्तन हो रहा है ना, या तो बढ़ेगा या घटेगा, उसी को परिवर्तन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, ये सभी टॉपिक जो हैं वो डीप में समझने वाले हैं, बट मैंने कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। जो भी स्टूडेंट थोड़ा बहुत पढ़े हुए होंगे उनको तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सब बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो यहाँ पे हमने 3 प्रश्न को ले लिया है, जो 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक 2014 में, एक 2019 में। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी के संबंध में, तो वो सब डिस्कस हो जाएगा। इस टॉपिक को हम समझ लेंगे, वो भी जो टॉपिक है इसके संबंध में वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद ये सभी को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि विलयन में Cu+ आयन रंगहीन, जबकि Cu2+ आयन रंगीन होता है, क्यों? ये आपसे पूछ लिया गया कि Cu+ जो आयन है वो रंगहीन होता है, मतलब उसका कोई रंग नहीं होता, परंतु Cu2+ जो आयन है ये रंगीन होता है, मतलब इसका कोई कलर होता है। और यदि होता है तो क्यों होता है, ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहली बात आप यही लिखेंगे, ध्यान से आप समझेंगे, वो सब हम आपको बताएंगे। इसका मुख्य कारण है कि जो Cu+ आयन है, देखिए यहाँ पे Cu कॉपर हम जानते हैं, जो कॉपर होता है इसका परमाणु क्रमांक
29 होता है। तो यहाँ पे Cu+ हो गया, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को दिया है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, ये कॉपर Cu+। ये Cu2+ का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, ये रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है, परंतु जिसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है ये एक रंग का कोई इसका रंग है, नीले रंग का रंग होता है, समझ गए। तो ये रंगीन है, क्यों है ये हमें बताना है। इसका कारण ये है कि देखिए ये जो Cu+ है ना, ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो ये अयुग्मित, मतलब ये एक युग्मित क्या होते हैं, इनका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परंतु जो Cu2+ होता है, ये इसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो सब आपको समझ में आएगा, निश्चिंत रहना है। अभी हम फिगर से ही आपको समझा देंगे, याद हो जाएगा। सबसे पहली बात ये आप समझिए कि Cu2+ आयन होता है, Cu+ आयन रंगहीन होता है। अब क्यों ये रंगहीन होता है, क्योंकि देखिए हमने लिखा Cu+ आयन रंगहीन होता है। क्यों होता है, क्योंकि Cu+ में मतलब जो कॉपर है, कॉपर मतलब Cu+, कॉपर में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, आपने इतना समझ लिया। Cu+ आयन रंगहीन होता है क्योंकि जो कॉपर+ है, ये इसमें क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों के जोड़ा पाए जाते हैं। ठीक है, वो हम आपको समझा देते हैं। पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद नीचे हम लिखना होगा। ऐसे ही आपको लिखना है कि Cu+ रंगीन आयन होता है क्योंकि कॉपर+ जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वैसे किस प्रकार, तो देखिए Cu+ है, तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने करना आपको सिखाया है। क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और फिर से क्या होता है 3d8 ही ना होगा। देखिए कॉपर का 29 होता है, परंतु एक इसने दे दिया है, तो इसका मतलब 28 इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो 2 यहाँ पे भर गया, 2 यहाँ पे, 2 2 4 4 6 10 हो गया, 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 20 10 28। तो अगर हम देखें तो देखिए ये अपवाद है, कॉपर क्या है, कॉपर एक अपवाद है। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहाँ पे जो Cu यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो D है ना, तो D में हम जानते हैं जो D होता है, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ से ये हमने मान लिया ऑर्बिटल में, मतलब जो D कक्षक होते हैं, अंतिम D है, जो D कक्षक होता है इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, फिर से 1 इसमें, फिर से 1 इसमें, फिर से 1 इसमें, 1 इसमें, 5 इसमें भर गए, फिर से 8 है ना, और 3 बचे, तो 1 इसमें भर गया, 1 इसमें और 1 इसमें, 8 भर गए। परंतु यहाँ पे 2 अभी खाली दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये तो पहला है, ये दूसरा है, और तीसरा कक्षक 333 लिखा है ना, तो ये मुख्यतः ये तीनों एक ही कक्षक है। ये तीसरा कक्षक है, तीसरा कक्षा है ये। ठीक है, या 4 वाला चौथा कक्षा है, तो तीसरा कक्षा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको दे देता है। तो इसका मतलब ना, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे जो 8 लिखा गया है, जब 2 दे दिया तो यहाँ पे 10 होगा। रियलिटी इसका यही होता है, अपवाद होता है। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत ही पहले। ठीक है, तो आप ये समझ जाइए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जैक्ट यही होगा। अगर आपको पढ़ना चाहते हैं कि कैसे आप बता दीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया है। आप केवल लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। इतनी बात समझ गए। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 10 होता है। अब
लास्ट जो डी कक्षा है इसमें 10 कक्षाएं होती हैं, तो देखिए यहाँ तक 8 भर गया और ये 2 हो जाएंगे, तो 2 इसमें भर गया तो 10 हो गया ना। देखिए 5 ऑर्बिटल है, 2 भर गए 10 हो गए, तो इसका मतलब इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है। और जब ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संतुष्ट होते हैं, और जब संतुष्ट होंगे तो रंगहीन होंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जो Cu+ आयन जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, क्योंकि कॉपर में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए इतना लिखने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, ये आप बना दीजिएगा फिगर, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। नीचे फिर से अभी और लिखना है कि जबकि Cu2+ आयन रंगीन होता है, क्यों, ये भी आपको बताना होगा। तो आप नीचे फिर से लिखेंगे लेकिन Cu2+ आयन रंगीन होता है। ठीक है, Cu2+ आयन रंगीन होता है, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि इसमें मतलब Cu2+ में, ठीक है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि देखिए Cu2+ है ना, देखिए मैं यहाँ पे समझा दूं, Cu2+ है तो देखिए इसका परमाणु क्रमांक कॉपर का तो 29 होता है। 2+ का मतलब कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो 29 में से 2 निकल गया, 27 ही ना बचेगा। तो 27 का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d9। ठीक है, ये नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन 4 6 10 10 2 12 12 6 18 और ये क्या हो जाएगा, 18 और 19 कितना हो जाएगा, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो 27 होगा ना। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर हम देखें तो जो डी कक्षा है इसमें अगर हम देखते हैं, आप अगर समझिएगा, देखिए इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, क्योंकि 9 इसमें इलेक्ट्रॉन है और डी कक्षा है, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो पहला इसमें भर गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये भर गए, फिर से 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 9 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए हैं। देखिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन और होता, भर जाता, तब जाकर ये युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाता, और जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो ये भी रंगहीन आयन ही दिखाता, परंतु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये क्या दिखा रहा है, ये रंगीन आयन है और नीले रंग का रंग दिखाता है। तो ये सब जो टॉपिक है ना, ये पूरा डीप में जो चैप्टर समझे हुए होंगे उनको ज़्यादातर समझ में आता है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको फिर भी समझ में आ जाए यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। आते हैं अगले प्रश्न हमारा। देखिए ये सभी क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे गए हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन पूछा गया है। आप अपना जो गेस्ट पेपर है, जो विद्या है, उन सभी में आप देखिएगा, आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक आपने समझ लिया, और अधिकतर यही होता है जिसमें आपको कह दिया रंगहीन है, उसको आपको कारण याद रखना है कि उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे कोई भी तत्व हो उसमें क्या होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। और जो भी कहे कि रंगीन है, रंगीन आयन है, तो उसको याद रखेंगे उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। कारण आपको सेम टू सेम यही दोनों कारण लिखना है, बट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है यही चेंज हो जाता है केवल। समझ में आ रहा है? तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, समझते हुए जाएंगे, उतना आपको याद होगा। समझते हैं आगे। अगला कह रहा है कि संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, तो धात्विक होते हैं, मतलब धात्विक मतलब धातु का गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं समझ लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि धातु का गुण क्या होता है, आपको पता है धातु में मुख्यतः क्यों धातु होता है, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है सॉरी। तो देखिए यहाँ पे वही बात हमने लिखा है कि संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं।
धात्विक लक्षण कहा ना, मतलब धातु का गुण प्रदर्शित करते हैं। वही बात कहा गया, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा गया क्योंकि आयनन ऊर्जा निम्न होता है। जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी जो आयनन ऊर्जा होता है वो निम्न होता है। निम्न मतलब होता है कम होता है। और कम होने के कारण ही तथा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। जो संक्रमण तत्व होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है तो इसी के कारण क्या होता है, संक्रमण जो तत्व होते हैं उसमें धात्विक बंध बनता है, धात्विक आबंध बनता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, संक्रमण तत्वों में क्या होता है, धात्विक आबंध बनाते हैं। संक्रमण तत्व ऐसे ही लिखते हैं, सही लिखा है हमने कि संक्रमण तत्व धात्विक आबंध बनाते हैं। समझ में आया कारण क्या है, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें आयनन ऊर्जा कम होता है तथा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण संक्रमण तत्व धात्विक आबंध बनाते हैं। तो ये है आपका, इसका मुख्य कारण क्या है, धात्विक लक्षण प्रदर्शित करने का। इसका मुख्य कारण है कि संक्रमण तत्वों में अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण जो संक्रमण तत्व होते हैं वो धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इतना भी लिखेंगे आपका चल जाएगा, बट ऐसे भी लिखते हैं तब भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। निश्चिंत रहना है, कारण केवल स्पष्ट रखना है आपको कि संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक मात्रा में होती है। समझ गए होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा कह रहा है कि लेंथेनाइड तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए, इसके 2 मुख्य उपयोग लिखिए। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर एक ईयर में पूछा गया है तो क्यों हम याद करें। अरे भैया एक ईयर में नहीं, ये 2019 में पूछा गया है ना। अब लेंथेनाइड इसी प्रकार के और भी है, जैसे एक्टिनॉइड का आपका गुण पूछ लिया है, जैसे यहाँ पे धात्विक लक्षण प्रदर्शित क्यों करते हैं, कहीं कह दिया है कि ये रंगहीन आयन क्यों होते हैं, रंगहीन आयन या रंगीन आयन क्यों होते हैं। अगर रंगीन कह रहा है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों होते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कारण क्यों रंगीन होते हैं, क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये एक क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही है जो कहीं भी क्या करेगा, साझेदारी करेगा। ठीक है, ये सब कुछ डीप में डिस्कस किया जा रहा है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट मैं एक एक आपको बता दे रहा हूं, जिससे वो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो भी घटनाएं होती हैं ना संक्रमण तत्वों में, वो ज्यादातर आपके होती हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के होने के कारण ही। ठीक है, तो ये अगर कुछ भी ना पता हो ना, कोई कह दे कि ये क्यों ऐसा, मतलब संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, या रंगहीन क्यों होते हैं, या इनका क्वथनांक उच्च क्यों होता है, सबका आप एक ही कारण बताएंगे, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। कुछ नहीं पता है तो ये आप लिख देंगे, आपको नंबर फुल मिलेगा। अगला आता है, लेंथेनॉइड के 2 उदाहरण देना है और इनका 2 उपयोग लिखना है। देखिए हमने लेंथेनॉइड हमने बताया ना कि जो नीचे की श्रेणियां होती हैं 2, वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और एफ ब्लॉक में जो ऊपर होता है वही लेंथेनॉइड होता है। आपको याद पड़ रहा होगा शायद। ठीक है, देखिए सबसे पहला सीरियम हमने बता दिया जो Ce है। ठीक है, यूरोपियम बता दिया जो Eu है। ठीक है, टर्बियम बता दिया जो Tb है। ठीक है, इतना हमने जान लिया, 3 हमने एग्जाम्पल बता दिया। अब देखिए जो सीरियम है, इसका 2 हम उपयोग बता दे रहे हैं। देखिए सीरियम तो हमने लिखा है ताप तथा परावैंगनी प्रकाश दोनों को अवशोषण, ठीक है, करता है। मतलब जो सीरियम है ना, ये ताप को, ठीक है, जो टेम्परेचर है उसको और परावैंगनी प्रकाश दोनों को ही क्या करता है, अवशोषित करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। अतः इनका उपयोग चश्मा बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें, हमें चश्मा बनाने में भी किया जाता है। समझ में आ गया, जिसके कारण चश्मा क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेगा, आंख पर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे परावैंगनी जो प्रकाश होते हैं वो आंख को नुकसान पहुंचा सकते हैं ना, तो वो अवशोषित कर लेते हैं जो चश्मे होते हैं। समझ गए, पहला इसका उपयोग है। दूसरा है कि गैस मेंटल, जो गैस मेंटल आपने देखा होगा, पहले जो गैस होते थे, गैसों से हम क्या करते थे, प्रकाश जलाते थे बहुत पहले। ठीक है, मुझे लगता है 10 साल पहले।
तो 10-12 साल पहले क्या होता था, जो एक गैस सिलेंडर छोटा सा ले लेते थे, उसमें क्या जो आग बनाने के लिए एक मेंटल आता था, ठीक है। शायद आपको दिमाग में नहीं आ रहा होगा, मैंने देखा है, ठीक है, तो शायद आपने भी देखा होगा। तो गैस से ही पहले क्या होता है, प्रकाश ज़्यादातर मतलब जैसे पहले आज से 10 साल पहले उतना विकसित नहीं था, जिसके कारण बल्ब उतना बड़े बड़े नहीं आते थे। तो उस समय गैस से ही कहीं रात को जाना होता था, ठीक है, अगर भीड़ में जा रहे हैं तो उस समय गैस को जला लेते थे, उससे प्रकाश जाता था, ठीक है। तो उसमें तो वही गैस मेंटल होता है। तो गैस मेंटल बनाने में और ग्लास जो पॉलिश करने में भी सीरियम का उपयोग किया जाता है। तो गैस मेंटल बनाने में और जो ग्लास पॉलिश करने में, ग्लास की जो पॉलिश करने में भी सीरियम का उपयोग किया जाता है। तो ये हुआ आपका 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। पहले हमने एक देखा, इसके बाद 3 हमने इसी वीडियो में अभी हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए, ये आपके सभी थे, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन जो बताएं इस चैप्टर का, ये सभी इस चैप्टर के बार बार पूछे जाने वाले इस संबंध में क्वेश्चन थे। जो ये सभी हैं ना, ये सभी 2-2 नंबर में पूछे गए हैं। इनको आपने तैयार कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आता है जो 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। और ये सब टॉपिक हमने पहले ही करा दिया है, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो चैप्टर वाइज सभी केवल इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन करा दिया है पूरे संपूर्ण किताब का। यदि आपने नहीं देखा तो मैंने तो हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन से अगर कोई पढ़ना चाहता है, अगर वो सीरियस है, तो वो पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। सबका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी जो 4 नंबर वाले प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं अपने 4 नंबर वाले प्रश्न को। तो ये 4 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हैं 2015, 16, 17 ये सभी में पूछा गया है। तो हम चलिए हम समझ लेते हैं। कहा गया है संक्रमण तत्व क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। साइड में आपको फोटो भी दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा गया है। कभी संक्रमण तत्व कहकर पूछ लेता है, कभी डी ब्लॉक तत्व कहकर पूछता है, कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका पूछ लेगा। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमाकर पूछा गया है। इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, संक्रमण तत्व कहें या डी ब्लॉक का तत्व कहे, यही बात आपको लिखना है। आप समझ लेते हैं। देखिए, इसको सब कुछ समझने से पहले सबसे पहले बात समझते हैं। देखिए, हम इतनी बात जानते हैं इन दोनों वर्ग को, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा है, और तीसरा से ये 12 तक के वर्ग हैं, ठीक है। और ये 13 से लेकर ये 18 तक के वर्ग होते हैं, ठीक है। ये 18 वर्ग होता है आवर्त सारणी में। हम इतनी बात जानते हैं, इन दोनों को हम एस ब्लॉक कहते हैं। 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व होते हैं उसे हम डी ब्लॉक कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। और 13 से 18 तक के बीच के इन सभी को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। और ये जो नीचे 2 श्रेणियां दिखाई दे रही हैं, इसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं। समझ गए। और इसके ऊपर वाले को हम लेंथेनॉइड कहते हैं, और नीचे वाले को एक्टेनॉइड कहते हैं। समझ गए। अब हम समझते हैं। तो वही बात हमने लिखा है कि ये वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक कहते हैं ना। वही बात हमने लिखा है कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 वर्ग तक के तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। अब डी ब्लॉक तत्व समझ लीजिए, 3 से लेकर 12 वर्ग, 3 वर्ग से लेकर 12 वर्ग के जो तत्व होते हैं, इन सभी को ही हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है। अब इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है। इतनी बेसिक है, वो मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए, सपोज डेट ये नाभिक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये मान लेते हैं 5 कक्षाएं हैं। तो ये अंतिम कक्षा है ना, तो अंतिम कक्षा को n से हम दर्शाते हैं, और अंतिम वाले से पहला वाला जो कक्षा होता है इसको हम कहते हैं n-1। समझ में आ रहा है। और इसको अब हम क्या कहेंगे, n-2 कहेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है। न समझ में आए, याद कर लीजिए, इसके अलावा कोई भी आपके पास रास्ता नहीं है। या आप संक्रमण तत्व ब्रदर सर लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आप समझ लीजिएगा, उसमें हमने डिटेल में आपको बताया है। या आप याद कर सकते हैं कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है।
इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये n-1 इंटू डी कोश में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तथा डी ब्लॉक जो होता है, ये जो डी ब्लॉक है ये एस व पी ब्लॉक के बीच में होता है। तो ये यही तो है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये डी ब्लॉक होता है। इतनी बात समझ के ये आपको लिख देना है, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? और नीचे आपको कुछ चीजें लिख लेना है कि डी ब्लॉक में 4 श्रेणियां होती हैं। डी ब्लॉक में 4 श्रेणियां होती हैं। देखिए टोटल जो आवर्त सारणी है उसमें 7 श्रेणियां होती है और 7 में से 4 होती हैं डी ब्लॉक के। देखिए ये वाली पहली श्रेणी हो गया, ये पूरा, ये पहला श्रेणी, ये दूसरा श्रेणी, ये तीसरा श्रेणी और ये चौथा श्रेणी। तो ये 4 इनके डी ब्लॉक में 4 श्रेणियां होती हैं। जो थर्ड श्रेणी, देखिए ये पहला श्रेणी, दूसरा, तीसरा से ना ये डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। तो थर्ड श्रेणी में जो एससी 21 से लेकर जेडएन 30 तक होता है, जिंक 30 तक, यहाँ से मतलब एससी यहाँ पे भरेगा और जेडएन 30 यहाँ पे अंतिम में भरेगा। चौथा जो श्रेणी है, चौथे श्रेणी में वाई 39 से लेकर CD 48 तक इसमें भरेंगे। यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे CD होगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद पांचवें श्रेणी में LA 57 से लेकर कितना HG 90 तक इसमें थर्ड श्रेणी जो कितना 5 श्रेणी में भरेंगे। 6th जो श्रेणी है उसमें AC 89 से लेकर CN 112 तक इसमें भरेंगे। ये नीचे वाला है छठा श्रेणी। तो ये बात आप समझ के, ये आप याद करना होगा आपको, ये सब याद करके लिख लीजिएगा। इसको कोई ट्रिक नहीं ना है कि मैं आपको बता दूं याद हो जाएगा, इतना तो कुछ तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। जैसे ये सभी याद करने वाला टॉपिक है, ये आप याद कीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको लिखना है संक्रमण तत्वों की लक्षण कहें, विशेषताएं कहें, गुण कहें। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट। इसके गुण से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि ये रंगहीन आयन क्यों बनाते हैं, ठीक है, धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये सब इसका गुण ही है। बट मुख्यतः हमने लिख दिया है, समझिएगा। पहला हमने लिखा है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 इंटू डी 1 to 10 ns 1 to 2 होता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इस पर पर्सनली हमने वीडियो बनाया हुआ है। वैसे मैं कह सकता हूँ जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना है उनके लिए मैंने पर्सनली वीडियो बना दिया है। आप लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखे ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे इन सभी को सीख सकते हैं। ठीक है, बस मैं यही कहूँगा, यदि आपको टाइम कम है, यदि आप नहीं सीखना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लीजिए, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखेंगे, यही होता है। कभी कभी 1-2 नंबर में तो पूछ लिया है केवल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही, कि संक्रमण तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 2 नंबर का, ये याद रखेंगे आप, इतना लिख देंगे आपको मिल जाएगा। समझ गए? अगला आता है संक्रमण जो धातु होते हैं, संक्रमण धातु कहे या संक्रमण तत्व आप कह सकते हैं। ठीक है, तो संक्रमण धातु अति कठोर व कम वाष्पशील होते हैं। अति कठोर का मतलब बहुत अधिक कठोर होते हैं, और कम वाष्पशील होते हैं मतलब इसको गर्म करेंगे तो जल्दी वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे, गैस में जल्दी नहीं बदलेंगे, वही बात है। तीसरा, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इसका वही मतलब है कि इसको अगर गर्म करेंगे तो ये जल्दी वाष्प में भी परिवर्तित नहीं होंगे, और यदि वाष्प बन गए हैं तो जल्दी ये क्या मतलब इनका सिंपल में कहना है, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि इनको अगर हम गर्म करते हैं तो ये जल्दी वाष्प में परिवर्तित नहीं होते हैं। सिंपल सा है, यही बात है। ठीक है, अगला आता है कि इनका कणन एंथैल्पी उच्च होता है। कणन एंथैल्पी कहें या आयनिक एंथैल्पी, आप सिंपल में कह दीजिएगा कि इनकी आयनिक एंथैल्पी क्या होती है, उच्च होती है। समझ गए? अगला आता है 5वां जो है कि इनका आयनन ऊर्जा जो क्या होता है, S व P ब्लॉक के तत्वों के मध्य होता है। मतलब S ब्लॉक का जो आयनन एंथैल्पी, जो इनका आयनन ऊर्जा होगा S ब्लॉक का और P ब्लॉक का, इन दोनों का जो ऊर्जा आयनन ऊर्जा होगा उनके बीच में ही D ब्लॉक का ऊर्जा होता है। समझ गए? तो वही बात हमने लिखा है कि इनका आयनन ऊर्जा S व P ब्लॉक के तत्वों के मध्य होता है, मतलब इन दोनों के बीच में होता है।
तो ये हुआ आपका संक्रमण तत्व जो कि हर बार पूछा गया है। मैंने ये सभी टॉपिक कराए हुए हैं बहुत पहले, बट मैंने पूरा कोशिश किया है और मैंने आपको कहा है कि लगभग टॉपिक जितना संभव होगा वन शॉट वीडियो में हम करा देंगे, ठीक है। तो मैंने इसीलिए ये टॉपिक पढ़ा दिया, नहीं तो इस पर हमने पर्सनली वीडियो भी बनाया है जिसको मैं कह सकता था कि आप जाकर वहाँ से पढ़ाई कर लीजिए, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप वन शॉट वीडियो से ही पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भी 4 नंबर वाले जो भी प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं, निश्चिंत रहना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो ये है हमारा छठा प्रश्न जो 4 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछ लिया जाता है। देख रहे हैं 15, 16, 17, 18, ये लगभग हर साल ये पूछा गया है। अब हम समझ लेते हैं ये क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है और कह रहा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोटा में लिख देना है। 4 नंबर में पूछा गया है तो पूरा एक्सप्लेन करना होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए कभी कभी लेंथेनाइड आकुंचन ना कहकर लेंथेनाइड संकुचन कह देता है। अब कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब सब क्वेश्चन तो हम दिखाई नहीं सकते हैं, नीचे क्वेश्चन दिखाई आपको दे रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये साइड में हम फोटो भी लगा देंगे, आप देख सकते हैं। बट कभी कभी लेंथेनाइड आकुंचन ना कहकर सिंपल में कहा है लेंथेनाइड से क्या तात्पर्य है तथा लेंथेनाइड आकुंचन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। मतलब इसका पूरा एक्सप्लेन करना होता है। आज की इस वीडियो में हम लेंथेनाइड को भी समझेंगे, लेंथेनाइड आकुंचन को भी समझेंगे, लेंथेनाइड के गुण को भी समझेंगे, क्योंकि कब क्वेश्चन किस प्रकार पूछ ले ये कोई नहीं जानता, ठीक है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार ऐसे पूछा जा सकता है, बट कोई जानता तो नहीं ना है, तो इसलिए हम समझ लेते हैं। देखिए ये टॉपिक हमने करा दिया है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए। लेंथेनॉइड, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लेंथेनॉइड। अब आता है लेंथेनॉइड किसे कहते हैं। तो लेंथेनॉइड को हम तीनों तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि मतलब हम कह सकते हैं, हमने लिखा है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है उसे लेंथेनॉइड कहते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। बट सिंपल में पहले हमने लिखा है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है, ठीक है। हम जानते हैं ना 4 उपकोष होता है, एक S होता है, एक P होता है, एक D होता है, एक F होता है। तो 4f उपकोष में प्रवेश करता है। ना समझ में आया ना कि 4 उपकोष किसे कहते हैं, मैं कहूँगा आपके पास समय नहीं है, याद कर लीजिए, इसके अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे डिटेल में नहीं आपको समझाने लगूंगा 4f उपकोष क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे है, ये सब समय था, उसी समय से हम कहते आ रहे हैं कि देखिए बेसिक से हमने पढ़ाया हुआ है, बेसिक से नहीं तो केवल चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराया हुआ है। यदि आपने उन सभी को पढ़ा होता तो शायद आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी तो वो नहीं आई होती, ठीक है। तो अभी याद कर लीजिए, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। दूसरा हमने फिर से हेडिंग डाला है, फिर से लिखा है कि La57 मतलब लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड इसको कहते हैं। तो लेंथेनॉइड के बाद जो सीरियम 58 होता है 58, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के 14 तत्वों को इस श्रेणी में रखा गया है। मतलब लेंथेनॉइड के बाद के जो यहाँ पर सीरियस से लेकर और ल्यूटीशियम तक के जो 14 तत्व हैं उनको हम इस श्रेणी में रखे हैं। इस श्रेणी का मतलब लेंथेनॉइड श्रेणी में रखे हैं। लेंथेनॉइड हमने बताया था ना कि ए ब्लॉक सबसे नीचे वाला 2 ब्लॉक होता है जिसे हम ए ब्लॉक कहते हैं ना, उसमें 2 श्रेणियां होती हैं, ऊपर वाले को लेंथेनॉइड कहते हैं, नीचे वाले को एक्टिनॉइड कहते हैं। हमने बहुत बार फिगर बनाकर आपको बताया है, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए 14 तत्वों को इस श्रेणी में रखा गया है तथा लेंथेनॉइड, अब इनको हम लेंथेनॉइड ही क्यों कहते हैं, क्योंकि लेंथेनॉइड जो La है, लेंथेनॉइड के गुणों में समानता होने के कारण लेंथेनॉइड कहते हैं। मतलब ये लेंथेनॉइड का जो गुण होता है ना, वही गुण ये जो 14 तत्व हैं, जैसे सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम के बीच में जो भी तत्व हैं, इन सभी का गुण भी लेंथेनॉइड जैसा ही होता है। इसीलिए इसे हम लेंथेनॉइड कहते हैं या लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। समझ में आ गया लेंथेनॉइड। यदि आता है ऐसे ही आपको हेडिंग डाल के आपको यहां तक लिख देना है।
इतनी बात समझ गए। उसके बाद आता है इसकी विशेषताएं, लक्षण या गुण। इसी में आपको लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है या लेंथेनाइड आकुचन क्या होता है वो आपको समझ में आएगा। निश्चिंत रहना है, थोड़ा सा धीरे धीरे हम समझेंगे। यहाँ पे क्या है, लेंथेनॉइड की विशेषताएं या लक्षण या गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F 1 to 14 5D 1 ठीक है 1 0 to 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद 6S2 होता है, तो ये आप याद रख लेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे आप, ठीक है, अब वैसे मैं बताऊंगा भी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये सब बेसिक बातें हैं। अब इसको बताने के लिए कम से कम मुझे 15 मिनट चाहिए। अब 15 मिनट में एक टॉपिक को समझाने में, एक लाइन को समझाने में लगा दूँ, ये अच्छी बात नहीं है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला आता है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कोष में प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर ये दो टॉपिक आप लिख देंगे, ठीक है। उसके आगे आता है परमाणु आकार या आयनिक आकार। अब हम ये भी जानते हैं कि देखिए लेंथेनॉइड जो श्रेणी होता है, हम इतनी बात जानते हैं, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट ही बना दे रहा हूं, ठीक है। ऐसा ही ना आवर्त सारणी होता है, ठीक है। इसको हम S कहते हैं, इसको P कहते हैं, इसको बीच वाले को D कहते हैं, इनको F ब्लॉक कहते हैं। और F ब्लॉक में यही तो है लेंथेनॉइड, यही तो है, इसे एक्टोनॉइड कहते हैं। तो हमने यही बताया कि लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, यदि हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और जब संख्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार जो है और आयनिक आकार है वो घटेगा, ठीक है। परमाणु त्रिज्या भी घटेगा, और इस घटना को ही हम लेंथेनाइड आकुचन कहते हैं या लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ये सबसे पहला हमने टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। तो उसी में हमने आपको बताया कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। और जब उसका मान बढ़ता है ना, तो परमाणु का जो आकार होता है, आयनिक आकार होता है, वो सब घटता है, परमाणु त्रिज्या होता है वो घटता है। और उसी घटना को हम क्या कहते हैं, हम लेंथेनाइड आकुचन कहते हैं। वही बात हमने लिखा है कि लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या लगातार घटता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है। यह घटना लेंथेनाइड आकुचन कहलाता है। ये टॉपिक हमने देखिए पहले ही आपको बताया था, उसमें हमने कारण पूछा गया था ना कि जो क्या होता है संक्रमण तत्वों की त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। तो वही बात है कि बाएं से यदि आप जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जिसके कारण परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या का मान घटता है। समझ के वही बात हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कि भौतिक अवस्था। यहाँ तक अगर हम देखें तो सभी मतलब लेंथेनॉइड श्रेणी के जो भी सभी तत्व हैं, तो लेंथेनॉइड श्रेणी में जो चांदी जैसे सभी चमकदार एवं नर्म धातु होते हैं। मतलब ये लेंथेनॉइड श्रेणी है, इसमें जो भी तत्व होते हैं वो चांदी जैसे चमकदार होते हैं और नर्म धातु होते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे हमने लिखा है कि वायु में रखने पर तुरंत बदरंग हो जाते हैं। यदि हम इसको वायु में रख देंगे, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे अगर रख देते हैं, बदरंग हो जाएंगे, इनका जो कलर है, इनका जो रंग है, जो चमकना है वो कम हो जाएगा, ठीक है, बदरंग हो जाएंगे। समझ गए। अगला आता है घनत्व। देखिए इनके घनत्व पर बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर घनत्व और कठोरता बढ़ती है। यदि हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे ना, तो इनके घनत्व और कठोरता बढ़ता है। इसका भी कारण क्या है कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, और जब संख्या बढ़ेगी तो परमाणु छोटा होता जाएगा, परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा, और जब छोटा होगा तो एक ही में इकट्ठा होंगे तो कठोर ही तो होंगे, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर घनत्व और कठोरता बढ़ती है।
ठीक है। अगला आता है आयनन एंथैल्पी, याद रखेंगे लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड श्रेणी में प्रथम आयनन एंथैल्पी बहुत कम होती है, मतलब लेंथेनॉइड जो श्रेणी में जो तत्व होते हैं पहले इधर से स्टार्ट होंगे तो उनका जो आयनन एंथैल्पी बहुत कम होगा, इसलिए इन्हें आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, मतलब लेंथेनॉइड जो श्रेणी के तत्व होते हैं उनकी आयनन एंथैल्पी बहुत कम होती है, इसीलिए जो लेंथेनॉइड तत्व होते हैं वो आयनिक यौगिक ही बनाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वैसे ये सभी टॉपिक हमने आगे आपको बहुत ही पहले करा दिया है, यदि आपने नहीं देखा तो वो सब आपको देख सकते हैं। केवल आप लिखेंगे लेंथेनॉइड ब्रदर्स तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, इतना आप तैयार कर लेते हैं, आपको लगभग ये टॉपिक तैयार हो गया है। एक और जो क्वेश्चन है जो आपको इस चैप्टर से तैयार करना है, 4 नंबर में पूछा जाता है, जो है एक्टिनोइड। लेंथेनॉइड जो है वैसे ही एक एक्टिनोइड होता है, एक्टिनोइड आकुचन होता है या संकुचन भी कह सकते हैं। तो आप अभी इसी, जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा सीरियस है ना, मैं खासकर आपसे कहना चाहता हूँ, आप जाइए इस वीडियो को देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को देखने के पश्चात यूट्यूब पर सर्च कीजिए एक्टिनोइड ब्रदर्स, इतना लिख के सर्च कीजिए, एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक्टिनोइड टॉपिक को पढ़ लेंगे, आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट तैयार हो गया। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे आपको फिजिक्स पर ही वीडियो चाहिए वन शॉट, या केमिस्ट्री पर वीडियो चाहिए, या हिंदी या इंग्लिश का वीडियो चाहिए, जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है, आप जाइए। वन शॉट वीडियो देखना चाहते हैं या बेसिक टू हाई से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, आप वहाँ से पढ़ाई कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, जहां पे इन सभी का PDF नोट्स फ्री में ही आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।